नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपना जो लास्ट पॉइंट था वो था विवृत समुच्चय से रिलेटेड था। विवृत समुच्चय के बारे में पढ़ा था अपन ने, और उसमें अपन ने ये देखा था विवृत समुच्चय कहते किसको हैं। उसकी डेफिनेशन में अपन ने लिखा था कि अक्ष डी कोई दूरिक समष्टि है तथा जी जो है वो सबसेट है किसका, अक्ष का, कि जी सबसेट है अक्ष का, कि जी अक्ष का एक उप समुच्चय हो तो एक r इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि अक्ष का प्रत्येक अवयव जो है, या जी का प्रत्येक अवयव अक्ष अगर अपन ने माने कि जी का प्रत्येक अक्ष बिलोंग टू जी के लिए r इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान हो कि प्रत्येक अक्ष बिलोंग टू जी के लिए एस एक विवृत गोलक अक्ष आर जिसका केंद्र अक्ष हो, मतलब जी का प्रत्येक अवयव हो और त्रिज्या आर हो, वो सबसेट किसका आ जाए, जी का अगर हो। या इसको दूसरे शब्दों में अपन ने ये कहा था कि जी के प्रत्येक बिंदु के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का अगर एक विवृत गोलक बनाया जा सकता हो और वो सारे विवृत गोलक जो है वो किसमें है, जी के अंदर अगर अंतर्विष्ट होते हो या जी के अंदर रहते हो, तो ऐसी पोजीशन में जी को क्या कहा जाता है, विवृत समुच्चय कहा जाता है। ठीक है। और अगर यहां पे ध्यान रखें, यदि g इज इक्वल फाई हो, अगर यहां रिक्त समुच्चय ले लें g को अपन, तो फाई जो होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, विवृत समुच्चय होता है। इसका भी ध्यान रखें कि फाई जो होता है वो हमेशा ही क्या होगा, विवृत समुच्चय होगा। फाई जो है वो हमेशा ही विवृत समुच्चय होता है। तो यहां एस अक्ष आर जो है वो सबसेट अगर जी का हो तो ऐसी पोजीशन में जी को अपन क्या कहते हैं, विवृत समुच्चय कहते हैं। अब इस विवृत समुच्चय पर आधारित कुछ थ्योरम्स हैं वो लेते हैं अपन। फर्स्ट थ्योरम दे रखी है कि किसी भी दूरिक समष्टि में किसी भी दूरिक समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है, एक विवृत समुच्चय होता है। कहना ये चाह रहा है ये कि किसी भी दूरिक समष्टि में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। विवृत समुच्चय लाना है अपने को। अब यहां पे सबसे पहले बात करें अपन विवृत गोलक की, इससे पहले अपन दूरिक समष्टि लेते हैं। तो प्रूफ में लिखेंगे अपन माना अक्ष डी कोई दूरिक समष्टि है, ठीक है, कि माना अक्ष डी कोई दूरिक समष्टि है। अब अक्ष डी अगर कोई दूरिक समष्टि है तो इसका एक विवृत गोलक लेते हैं अपन। विवृत गोलक में क्या दर्शाते हैं, सेंटर लेते हैं और एक रेडियस लेते हैं, तथा एस अक्ष 0 आर इसका एक विवृत गोलक है। ठीक है, कि माना अक्ष डी एक दूरिक समष्टि है तथा एस अक्ष 0 आर इसका एक विवृत गोलक है। अब यहां एस अक्ष 0 आर अगर इसका एक विवृत गोलक अपन ने लिया है तो हमें जो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एस अक्ष 0 आर एक कैसा है, विवृत समुच्चय है, कि एस अक्ष 0 आर जो है वो एक विवृत समुच्चय अपने को प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए इस विवृत गोलक में से, ये जो विवृत गोलक है एस, चलो यहां से विवृत गोलक लिया मैंने, ये डॉटेड है, ये अपन ने इसका एक विवृत गोलक ले लिया। इसका जो सेंटर है वो तो है अक्ष 0 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर। अब इसके अंदर से इस विवृत गोलक में से एक अवयव लेते हैं अपन, कोई भी लिया, जैसे अक्ष ले लिया मैंने यहां पे, इसको सेंटर मानते हुए एक नई त्रिज्या R1, तो R1 त्रिज्या का
ये R1 त्रिज्या ले ली मैंने। R1 त्रिज्या का एक सर्किल बनाया अपन अंदर ही, ये R1 त्रिज्या का सर्किल हो गया। ठीक है, कि हमने अक्ष एक अवयव लिया है और ये जो अक्ष है ये अवयव अपन लेके चलते हैं किसका, इस समुच्चय का, और इस समुच्चय में से जब अवयव लें, समुच्चय मतलब विवृत गोलक में से, तो अपन यहां से अक्ष जो माना है अपन ने, वो अक्ष माना कहां से है अपन ने, इस विवृत गोलक में से अवयव। तो लिखेंगे अपन माना अक्ष विवृत गोलक, विवृत गोलक, कौन सा विवृत गोलक, एस x0r का कोई अवयव है, कोई अवयव है, स्वेच्छ अवयव मान लेते हैं, कोई स्वेच्छ अवयव है, अवयव है कि मान लेते हैं अक्ष जो है वो विवृत गोलक एस x0r का, ये एस x0r है, इसका कोई स्वेच्छ अवयव है, कौन, अक्ष है। ठीक है, अब इसका स्वेच्छ अवयव जो अपन ने लिया है, ये स्वेच्छ अवयव अक्ष को अगर सेंटर मानते हुए R1 त्रिज्या का एक सर्किल बनाए, यदि अक्ष को केंद्र मानते हुए, केंद्र मानते हुए R1 त्रिज्या का एक विवृत गोलक बनाया जाए, विवृत गोलक एस, ठीक है, इसमें क्या करेंगे विवृत गोलक में, अक्ष R1, एस अक्ष R1 बनाया जाए, बनाया जाए जहां R1 इज इक्वल, R1 का मान, तो R1 देखो ये है, अगर मैं यहां से यहां को इसको मिला देता हूं तो R1 में आप देख सकते हैं कि R1 बराबर R, R का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, R माइनस अक्ष से x0, तो R माइनस डी एक्स x0 लिख सकते हैं कि R1 बराबर R माइनस डी एक्स x0। ओके, R1 जहां R1 बराबर R माइनस डी एक्स x0 ले लिया मैंने। अब ये जो मान लिया है कि अक्ष R1 अगर अपन ने बनाया, कौन, एक विवृत गोलक बनाया, ये एक विवृत गोलक है इसके अंदर, और ये विवृत गोलक अगर बनाया है तो जहां R1 इज इक्वल क्या आया, R माइनस डी एक्स x0 था, इसके साथ में R1 का जो मान है वो लेस देन किससे है, R से। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इस विवृत गोलक में एक दूसरा अवयव और लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे y, क्या ले लिया, y। तो यदि y अगर इसमें से लिया है अपन ने, y बिलोंग टू किसमें से, एस अक्ष R1, कि यदि y बिलोंग टू एस अक्ष R1 जहां इन दोनों के बीच की जो दूरी है, किन किन के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये y और ये अक्ष, जहां d और y अक्ष, ध्यान देना मैंने इसके अंदर का कोई अवयव लिया है y, और y अगर कोई अवयव लेके चले हैं तो y और अक्ष के बीच की दूरी है वो किससे कम होगी, R1 से, जहां dy अक्ष इज लेस देन किससे है, R1 से। तो ये मान आया dy अक्ष इज लेस देन R1, R1 का मान कितना है, R1 बराबर है R माइनस डी अक्ष x0। ठीक है, अब बात करें अपन dy अक्ष के लिए, तो dy अक्ष में अपन ने देखा है कि ये जो एक दूरिक समष्टि का पार्ट है, तो विवृत गोलक जो है वो दूरिक समष्टि का ही तो पार्ट है। यहां लिखेंगे दूरिक समष्टि या विवृत गोलक, विवृत गोलक एस x0r, ये जो एस x0r है पूरे के मान के लिए ले रहा हूं मैं कि एस x0r दूरिक समष्टि का पार्ट है, या दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि में स्थित है, स्थित है। अतः यहां अपन तीन बिंदु लेते हैं, y x और एक अवयव ले लिया अपन ने x0, y x x0 बिलोंग टू एस x0r, y x x0 तीन बिंदु लिए हैं, y x x0 बिलोंग टू एस x0r के लिए
M4 नियम से, M4 नियम से। तो M4 नियम क्या कहेगा? M4 नियम में अपन यहां जैसे दो बिंदु ले रहे हैं अपन, y x और तीसरा लिया है अपन ने x0, तो क्या बनाएगा यहां से अपने पास में M4 नियम के अकॉर्डिंग? यह आ गया dy x0 इज लेस देन इक्वल dyx और प्लस dx x0, ये बनाएगा। अब इनमें अगर देखें तो dyx0 इज लेस देन इक्वल dyx प्लस dx x0। अब इसमें dyx लेस देन किससे है? r माइनस dx x0 से। तो यहाँ लेस देन इक्वल दोनों साइन अपने पास में है, और दोनों साइन अपने पास में है, तो जब ये मान लेस देन वाली पोजीशन यहाँ अप्लाई करें अपन, dyx के लिए अप्लाई करें अगर लेस देन वाला r माइनस dx x0, तो यहाँ आ जाएगा, क्या बनाएगा? dyx0 इज लेस देन, dyx की जगह क्या आ जाएगा? r माइनस dx x0 और यहां से प्लस dx x0, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो dyx0 इज लेस देन क्या आया? r, और dyx0 अगर लेस देन r है तो इससे क्या मतलब निकलता है कि dy, इस y को भी अगर सेंटर मानते हुए अगर अपन x0 त्रिज्या का, कितना? y को सेंटर मानते हुए x0 त्रिज्या का भी अगर अपन, या डिस्टेंस सॉरी है, y और x0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी किससे कम रहती है? r से। तो y किससे रिलेटेड हुआ भाई? y और x0 के बीच की अगर डिस्टेंस देखें, y और x0 के बीच की डिस्टेंस वो किससे कम आ रही है? r से। और r से कम आ रही है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि y बिलोंग टू, y जो है वो भी बिलोंग रखता है किससे? s x0 r से। अब y अगर बिलोंग रख रहा है s x0 r से, हमने y इसका कोई अवयव लिया है, किसका? इस विवृत गोलक का। तो इस विवृत गोलक का जो अवयव है y, तो y कोई भी हो सकता है, तो यहाँ y बिलोंग टू किससे है? s x0 r से, और s x0 r से है तो y इसका प्रत्येक अवयव डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः s x r1 बिलोंग टू पूरा का पूरा किससे है? s x0 r से, बिलोंग टू s x0 r, या s x r सबसेट कह सकते हैं। यहाँ बिलोंग का मतलब पूरे अवयव आएंगे, इसलिए अपन सबसेट कहेंगे इसको। अतः s x r1 सबसेट है किसका? s x0 r का। और s x0 r का अगर ये सबसेट है, s x0 r का ये सबसेट है, तो हमने यही देखा था कि उसका जो जितने भी अवयव हैं, या उसमें कोई नई त्रिज्या r1 इस प्रकार से विद्यमान हो कि किसी समुच्चय के लिए कि नई त्रिज्या r1 इस प्रकार से विद्यमान हो कि उसका एक विवृत गोलक अगर बनाया जाए, या एक उप समुच्चय इस प्रकार से बने कि उसका डिस्टेंस जो रहे वो हमेशा उससे कम रहे, तो ऐसी पोजीशन में वो क्या कहलाता है? विवृत गोलक होता है। अब विवृत गोलक में, और यहाँ पे अपन ने क्या देख रहे हैं कि विवृत गोलक जो है वो एक क्या है? विवृत समुच्चय। तो ये विवृत गोलक ही था, और विवृत गोलक का प्रत्येक बिंदु कौन सा? अक्ष अपन ने लिया था, तो अक्ष r1 है, उसका जो विवृत है वो भी सबसेट किसका है? s x0 r का है। अतः अपन यहां से ये कह सकते हैं, अतः s x0 r, ये जो s x0 r है वो कैसा है? एक विवृत समुच्चय है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा। ये अपनी पहली थ्योरम थी। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट थ्योरम की, जिसमें यही प्रत्येक विवृत गोलक या विवृत गोलक से यूनियन के लिए और एक इंटरसेक्शन के लिए, तो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए अपन देखेंगे कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक जो विवृत गोलक है या विवृत समुच्चयों का जो यूनियन है वो भी एक विवृत समुच्चय होता है, या फिर अपन कहें कि विवृत समुच्चयों के साथ साथ अगर यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन भी लें तो वो भी एक विवृत समुच्चय होता है। ओके, सेकंड थ्योरम है इसकी कि किसी दूरिक समष्टि या एक दूरिक समष्टि में एक
दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का यूनियन या संघ जिसे कहते हैं, संघ समुच्चय एक विवृत समुच्चय होता है, एक विवृत समुच्चय होता है। ठीक है, कि एक दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का जो यूनियन है वो भी एक विवृत समुच्चय होता है। अब इसे प्रूव करने के लिए पहले तो अपन एक दूरिक समष्टि लेके चलें, तो मान के चले, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है। मान लेते हैं कि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है। अब इसमें विवृत समुच्चयों का, अब इस दूरिक समष्टि में बहुत सारे विवृत समुच्चय हैं, तो हम उनको भी लेके चले, तथा माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है जिसमें G1, G2, G3 डॉट 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 Gn अपन कहें, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो G1, G2, G3 डॉट 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 कर दिया, क्या है, विवृत समुच्चय हैं, विवृत समुच्चय हैं। ठीक है, कि ये सब G1, G2, G3 जो है वो इसके क्या है, विवृत समुच्चय हैं। अब इसमें जब ये इसके विवृत समुच्चय हैं, तो अगला कि ये पूछना चाह रहा है कि इनका जो यूनियन है वो भी एक विवृत समुच्चय होता है। तो इन सभी समुच्चयों का यूनियन अगर लें, इन सभी समुच्चयों का संघ G हो तो, अर्थात क्या लिख सकते हैं अपन, G बराबर G1 यूनियन G2 यूनियन G3 डॉट डॉट डॉट, इन सभी का यूनियन लिया है। या फिर अपन इसको कहें G बराबर यूनियन, और यहां लिखा मैंने Gi, जहां I इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहां अपने G इक्वल यूनियन Gi किया है। अब Gi मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन में इन सभी समुच्चयों को Gi का रूप लिया है। अब Gi के हिसाब से अपन, या Gi पे डिपेंड करता है कि G कैसा आएगा। हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि G एक विवृत समुच्चय है, विवृत समुच्चय है। ठीक है, अब G को विवृत समुच्चय सिद्ध करने के लिए लिखें, यहां दो स्थितियां संभव है, दो स्थितियां संभव है। कौन कौन सी, यदि केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट अगर लें अपन, यदि Gi का मतलब ये पूरे अवयव, कि यदि Gi मतलब G1, G2, G3 ये सब, यदि Gi रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, तो G भी रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और हम जानते हैं कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय एक विवृत समुच्चय होता है, अतः क्या लिखेंगे यहां भी कि G भी एक विवृत समुच्चय है। ठीक है, तो ये पहली पोजीशन है अपने पास कि जिसमें अपन ये कहें कि अगर Gi अपने पास में फाई है, रिक्त समुच्चय है, तो Gi अगर रिक्त समुच्चय है तो G भी कैसा होगा, रिक्त समुच्चय। और प्रत्येक रिक्त समुच्चय कैसा होता है, एक विवृत समुच्चय होता है। तो पहली पोजीशन तो ये आ जाएगी अपने पास में कि अगर ये रिक्त है तो ऐसी पोजीशन में G क्या आएगा, एक विवृत समुच्चय होगा। ओके, अब बात करते हैं अपन कंडीशन सेकंड की। कंडीशन सेकंड में क्या होगा, कंडीशन सेकंड में, केस सेकंड, मान लेते हैं कि यदि Gi अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त का मतलब इसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान हो, कि Gi अरिक्त समुच्चय हो तो इस स्थिति में माना
एक अवयव लिया मैंने, जैसे x मिनिमम एक अवयव ले, x बिलोंग टू जी आई, कि जी आई अगर अरिक्त समुच्चय है तो मान लेते हैं इस स्थिति में x बिलोंग टू जी आई, तो x बिलोंग टू क्या आ जाएगा, g। भाई x बिलोंग टू जी आई हो तो x बिलोंग टू g, क्योंकि g बराबर क्या है, यूनियन ऑफ जी आई। ठीक है, तो x बिलोंग टू किससे होगा, g से भी बिलोंग रखेगा। अब x बिलोंग टू g से रख रहा है, x बिलोंग टू जी आई से है, तो यहां जी आई एक विवृत समुच्चय है, चूंकि जी आई एक विवृत समुच्चय है, जी आई एक विवृत समुच्चय है। अब जी आई अगर एक विवृत समुच्चय है, कैसे, क्योंकि हमने G1, G2, G3 सभी को क्या माना है, विवृत समुच्चय, तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका नाम जी आई दिया है, तो जी आई एक विवृत समुच्चय है, अर्थात एस एक्स आर, एक्स को सेंटर मानते हुए, अर्थात एक r इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एस एक्स आर सबसेट है किसका, जी आई का। विवृत गोलक की या विवृत समुच्चय की यही तो डेफिनेशन लिखी थी कि उसमें कोई अवयव है x है, अगर उसमें r त्रिज्या का अगर अपन विवृत गोलक बनाए, भाई अगर प्रत्येक अक्ष के लिए अगर विवृत गोलक बनाए तो वो सारे के सारे विवृत गोलक उसमें से ही उसी समुच्चय में ही विद्यमान होने चाहिए, तो एस एक्स आर सबसेट क्या हो जाए, जी आई। अब यहां पे जी आई जो है, चूंकि जी आई का मतलब G1, G2, G3 ये सारे जी आई सबसेट है किसका, जी का, क्योंकि यूनियन का प्रत्येक समुच्चय जो है वो उसके यूनियन का सबसेट होता है, तो जी आई सबसेट क्या है, जी आई। तो इससे क्या बनाएगा, एस एक्स आर सबसेट जी आई सबसेट जी। इन दोनों पोजीशन से तो क्या लिखा जा सकता है, एस एक्स आर सबसेट किसका हो जाएगा, जी का। और हमें पता है एस एक्स आर, एक्स किससे बिलोंग रखता है, जी से भी तो बिलोंग रखता है, और x बिलोंग टू जी है, फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। भाई फॉर ऑल x बिलोंग टू जी, और ये पोजीशन किसकी बनाता है, ये पोजीशन बनती है विवृत समुच्चय होने की, तो ये पोजीशन भी विवृत की बनेगी। तो यहां से लिखेंगे अतः जी एक विवृत समुच्चय है। ठीक है, कि जी जो है वो एक विवृत समुच्चय है। तो इस प्रकार से किन्हीं विवृत समुच्चयों का या किसी समष्टि में जितने विवृत समुच्चय होते हैं उन सभी विवृत समुच्चयों का यूनियन जो होता है वो भी एक विवृत समुच्चय होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी थर्ड थ्योरम इंटरसेक्शन वाली लेते हैं। बात करें थर्ड थ्योरम की, इसी से शुरुआत करें अपन। जैसे दे रखा है थ्योरम थर्ड, क्वेश्चन दे रखा है कि एक दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का, एक दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ होता है, इंटरसेक्शन, एक दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों का परिमित सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन जिसको कहते हैं, एक विवृत समुच्चय होता है, एक विवृत समुच्चय होता है। ठीक है, कि हमको ये प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन है वो भी एक परिमित समुच्चय होता है। तो यही वही पोजीशन मान के चले कि माना एक्स डी, उसी में माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, सेम उसी तरीके से ले रहे जो यूनियन के लिए लिया था, कि माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है जिसमें G1, G2, G3 डॉट 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 ये सब के सब कैसे हैं, विवृत समुच्चय हैं। ठीक है, अब इन सभी विवृत समुच्चयों का इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, तो का सर्वनिष्ठ एच हो, अगर इन सभी का सर्वनिष्ठ का नाम अगर क्या दे दें अपन, एच दे दें, एच हो, अर्थात एच बराबर क्या लिखेंगे, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 डॉट डॉट डॉट, और यहां H बराबर क्या आ जाएगा, या H बराबर यूनियन की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन GI, जहां I बिलोंग टू N, कैपिटल N भी कर सकते हैं, या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि G की जगह H एक विवृत समुच्चय है। प्रूव क्या करना है कि H एक विवृत समुच्चय है। अब H को विवृत समुच्चय सिद्ध करने के लिए हम यहां पे इसकी दो पोजीशन लेते हैं कि यहां इसकी दो स्थितियां संभव है। केस फर्स्ट कि यदि GI रिक्त समुच्चय है, अगर GI कैसा है, रिक्त समुच्चय है, तो H भी कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा, H भी कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। और जब GI रिक्त समुच्चय है तो H भी रिक्त समुच्चय, और हम जानते हैं कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय एक विवृत समुच्चय होता है, अतः H भी एक विवृत समुच्चय होगा। ठीक है, केस सेकंड की अगर बात करें कि यदि GI अरिक्त समुच्चय हो, अगर GI जो है अरिक्त समुच्चय हो, तो इस स्थिति में X बिलोंग टू, अगर मान ले GI, X बिलोंग टू GI, तो X बिलोंग टू किससे आ जाएगा, H, X बिलोंग टू H, क्योंकि G बराबर सॉरी H बराबर जो है वो है इंटरसेक्शन G ऑफ I। भाई GI के अंदर G1 में अगर X है तो इसके इंटरसेक्शन में भी तो X आएगा, और इंटरसेक्शन क्या दिया मैंने नाम, H, तो X बिलोंग टू H, क्योंकि H बराबर इंटरसेक्शन ऑफ GI। ठीक है, अब यहां हमने कहा है कि GI एक विवृत समुच्चय है, क्योंकि यह सभी के सभी कैसे हैं, विवृत हैं। चूंकि GI एक विवृत समुच्चय है, अर्थात एक R, अब यहां R ना कह के मैं यहां RI ले रहा हूं। RI का मतलब प्रत्येक समुच्चय या जो अपने पास में जितने भी विवृत समुच्चय बने हुए हैं, उन सभी विवृत समुच्चयों में से जो त्रिज्याएं हैं उनकी, या उनके जो अपन ने गोलक लिए हैं त्रिज्याओं के, वो अपन RI त्रिज्याओं के लिए हैं, कि अर्थात एक RI ग्रेटर देन 0, I का मान 1 2 3 वही रहेगा, RI इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होगा कि SX, RI सबसेट किसका हो, GI का, कि SX RI सबसेट GI, तो SX RI सबसेट अगर GI हो, जहां I बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहां GI हालांकि सबसेट है किसका, G का, लेकिन RI की अगर बात करें अपन, RI की, अब एक त्रिज्या R अपन मान के चलें, तो माना R इस प्रकार से विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो, R इस प्रकार विद्यमान हो कि R बराबर मिनिमम, मिनिमम में कौन, R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट। भाई मान लेते हैं कि R जो है वो इस प्रकार से विद्यमान है कि R बराबर मिनिमम R1 R2 R3, इन सब में जो मिनिमम है उसी का नाम क्या दिया अपन ने, R, और उसी का नाम अगर R देते हैं तो यहां से अपने पास में एक पोजीशन बनती है R के लिए, तो लिखेंगे अपन, अतः SXR जो है, SXR सबसेट हो जाएगा किसका, GI का, और हमें पता है कि GI सबसेट है किसका, भाई यहां पे पोजीशन बन रही है SXR जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, GI का, SXR, क्योंकि R को अपन ने मिनिमम माना है, R जो है वो मिनिमम है सभी में, किन में, R1 R2 R3 R4, इन सब में मिनिमम है, और सबसे कम जो होगा वो सब में कॉमन होगा। भाई सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो SXR ये विवृत गोलक है, अक्ष इसका सेंटर, R इसकी रेडियस है, SXR है ये विवृत गोलक, सबसेट है किसका, GI का। अब ये GI का सबसेट है तो ये G1 में भी है, G2 में भी है, G3 में भी है, तो ऐसी पोजीशन में SXR है वो सबसेट किसका होगा, G का भी तो हो जाएगा, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में भी तो शामिल होगा, और इंटरसेक्शन शामिल होगा तो यहाँ SXR सबसेट G फॉर ऑल x बिलोंग टू GI है, सॉरी, तो यहाँ SXR बिलोंग सबसेट किसका हो जाएगा, H का, H नाम दिया है ना अपन ने वहां पे, इसको H नाम दिया है, तो SXR सबसेट किसका हो जाएगा, H का भी हो जाएगा, और H का फॉर ऑल x बिलोंग टू H, अतः
एच भी एक विवृत समुच्चय होगा। कहने का मतलब मेरा जो R1 त्रिज्या ली है मैंने, RI का मतलब है R1 त्रिज्या, R2 त्रिज्या, R3 त्रिज्या, ये जितनी भी त्रिज्याओं के गोले बने हुए हैं उन सभी में जो मिनिमम है, सबसे ज्यादा, सबसे कम है, सबसे जो मिनिमम है उसका नाम अपन ने क्या दिया है, R। और उसका नाम अगर R दिया है तो S अक्ष R, एक्स को सेंटर मानते हुए R त्रिज्या का अगर विवृत गोलक बनाएं तो विवृत गोलक सबसेट किसका हो जाएगा, GI का। अब वो सब में कॉमन है क्योंकि सबसे मिनिमम रेडियस का है, इसलिए S अक्ष R सबसेट क्या हो जाएगा, H का। और S अक्ष R सबसेट अगर H का हो, फॉर ऑल x बिलोंग टू H, तो हम यहां से कह सकते हैं कि H भी एक विवृत समुच्चय होगा। तो ये इसकी नेक्स्ट थ्योरम थी। अब इसके बाद देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।